नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल. दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष श्रीम, जो कि आपके सामने है लाइव और ध्यान से सुनने वाली बात है, और इसीलिए ये सेशन लेकर आए हैं. और वो ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि साल 2026 और 27 वाले बच्चों के लिए जेडबलई में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि साल 2025 में बड़े सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिन्होंने बच्चों को पूरी तरह से अंदर से झकझोर के रख दिया है. अब वो क्या चीजें हैं और 26 में क्यों ध्यान दिया जाना चाहिए, 27 में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, आज इस सेशन में हर उस पॉइंट पे बात होगी. पूरी सेशन को ध्यान से देखिएगा. एक एक मिनट, विश्वास मानिए एक एक सेकंड आपके लिए बेहद कीमती होने वाला है, क्योंकि जो जो चीजें मैं आज इस सेशन में बताऊंगा, इससे आप ये फैसला लेंगे कि आगे जेडबलई करना है कि नहीं करना है. यहां तक की इंपॉर्टेंट बात होने वाली है आज इस सेशन में. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को. अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. इस चैनल पे आपके काम का बहुत सारा चीज आएगा, बहुत सारा कंटेंट होगा, और वो हर एक कंटेंट आपके मतलब का होगा. ठीक है, शुरू करते हैं. शुरुआत करने के पहले आपको बता दूं, वेदांतु बहुत तेजी से हर एक ऑफलाइन शहर में आ रहा है, और आपके शहर में भी आ चुका होगा. चेक जरूर कीजिएगा. वेदांतु इतने सारे ऑफलाइन सिटीज में आ चुका है. तमिलनाडु में, अकेले तमिलनाडु में इतने सारे शहरों में है. उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के शहर हैं, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली के जनकपुरी में, बिहार में मुजफ्फरपुर, पटना में, उड़ीसा में भुवनेश्वर, राजस्थान में गुड़ागोरजी, पौंडीचेरी, कर्नाटका में जेपी नगर, बैंगलोर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, पंजाब में पटियाला में, महाराष्ट्र में पुणे में, और उस पुणे और बुल्धाना में बहुत सारे जगहों पर वेदांतु ने अपने सेंटर्स ओपन किए हैं, और बहुत तेजी से और भी सेंटर्स ओपन हो रहे हैं. तो आप में से कोई भी बच्चा अगर वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहता है तो आप अपना इंटरेस्ट जाहिर कर सकते हैं. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वहां पर अपनी एंट्रीज डाल दीजिए, और आपको 24 से 48 घंटे के अंदर एक कॉल आएगा हमारी टीम के साइड से. वो आपसे आपकी सारी बातें सुनेंगे, आपको जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर करेंगे, एंड देन इफ यू वांट टू गेट इनटू एनरोल इनटू दिस वेदांतु ऑफलाइन सेंटर, आपको एनरोल कराया जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आप मेरे को यह बात बताइए कि आप जेडबलई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन सा सेगमेंट में है आप? 2026 का प्रिपेयर कर रहे हैं, 27 का, या फिर अभी आपने डिसाइड ही नहीं किया है कि आपको जेई प्रिपेयर करना है या क्या करना है? जरा जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा. मैं देखना चाहता हूं कि आप अभी कहां, किस परिस्थिति में बैठे हैं. जल्दी से बताइए. चलिए, मैं देख पा रहा हूं कि मेजॉरिटी बच्चे यहां पर 2029 वाले भी एक आध दो आ गए हैं. 29 वालों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अभी समय है पोगो देखने का, कार्टून नेटवर्क देख सकते हो. चलो, ए वाले बच्चे मेरे को मेजॉरिटी दिख रहे हैं, बी वाले कम दिख रहे हैं, बट ए वाले बच्चे मेजॉरिटी दिख रहे हैं, और सी वाले भी हैं. नॉट डिसाइडेड येट. चलिए, अच्छी बात है. आज के सेशन में आपके कंसर्न के बड़े सारे बातें होने वाली, जैसे चेंजेस बहुत सारे जो सीबीएसई में हुए हैं. आपको शायद पता भी नहीं होगा या खबर भी नहीं हो, क्योंकि आपने सुना नहीं होगा. सीबीएसई में बड़े सारे चेंजेस हैं जो आपके ध्यान में होने चाहिए. सिलेबस का रिडक्शन पे भी आप आज बातें करूंगा. जेई 2025 में कुछ ऐसे बदलाव कर दिए गए हैं जिससे बच्चों का भरोसा जेडबलई से पूरी तरह से उठ गया है. डिफिकल्टी लेवल पे बात करूंगा. उसके बाद मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में बड़े सारे चेंजेस आए हैं, और शिफ्ट इन चैप्टर वेटेज, और चैप्टर वेटेज में जो बदलाव हो रहा है जेडबलई में, उस पर भी बात करूंगा. ठीक है, चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं. लेकिन सबसे पहले शुरुआत इनमें से कौन से टॉपिक पे होगा? तो सबसे पहले इनमें से शुरुआत होगा जेडबलई 2025 के टॉपिक में. ये जेडबलई 2025 में एनटीए ने कुछ ऐसा किया. एनटीए वो कंडक्टिंग बॉडी होती है जो जेडबलई का पेपर कंडक्ट कराती है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है ऐसे. ये सरकारी संस्थान है. इसने कुछ ऐसा किया कि बच्चों के पूरे विश्वास धराशायी हो गए, और आज के डेट में बच्चा ये सोच रहा है कि आगे क्या करूं. क्योंकि, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चे कह रहे हैं और उनके मां बाप कह रहे हैं, और ये बात हो रही है. इसके बारे में भी सबसे पहले मैंने जानकारी नहीं दी थी. मैंने सबसे पहले जो जानकारी उठाई थी, क्योंकि आयता ऐसी जो बातें होती हैं ये कई बार अफवाह होती है, क्योंकि बच्चे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ वो भी ये कह सकते हैं कि भैया हमारे साथ धोखा हुआ है. तो आयता ये बातों पे विश्वास करना सही नहीं होता है, और बतौर शिक्षक मैं भी यही बात कहता हूं कि इन बातों पर जब तक तथ्य मौजूद ना हो आपके सामने, जब तक आपके सामने साक्ष्य मौजूद ना हो, तब तक आप इन पर कोई भरोसा मत कीजिए. और मैं भी भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने देखा बहुत सारी रेप्यूटेड न्यूज एजेंसीज ने इन बातों को कवर किया है. एनडीटीवी ने, इंडिया टुडे ने, सारे लोगों ने बोला कि भैया फैक्चुअली, जैसे इंडिया टुडे ने बोला फैक्चुअली इनकरेक्ट सवाल आए थे, टीचर्स ने बताया, बच्चों ने बताया, लेकिन जेडबलई ने सुना नहीं. 9 सवाल फैक्चुअली इनकरेक्ट आए थे साल 2025 में, लेकिन जेडबलई ने सिर्फ 2 सवाल को इनकरेक्ट माना, और बाकी 7 इनकरेक्ट सवाल एज इट इज रहने दिए. उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई. बहुत सारे माता पिताओं ने कहा कि जेडबलई के पूरे पूरे रिस्पॉन्स शीट बदल दिए गए हैं, बच्चों के मार्क्स खराब हो गए हैं, और उनका फ्यूचर
आधड़ में लटका हुआ है, उसके बाद भी जेईई ने इस पर सुनवाई नहीं की। मैंने बड़े सारे सेशंस बनाए और बड़े सारे सेशंस बनाने के बाद आपको ये बता रहा हूं कि ये एक बदलाव है जेईई 2025 में, ठीक है। इसी के बाद फिर मैंने ये भी फैसला लिया कि मैं बच्चों के लिए और भी बहुत सारे सेशंस बनाऊंगा और उनको ऑल्टरनेट ऑप्शंस जरूर दूंगा, क्या ताकि ऐसा ना हो कि बस एक ही ऑप्शन दिया। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था पता है, 2025 वाला जो बच्चा है वो सिर्फ जेईई एनटीए यही कर रहा था, लेकिन जब कहते हैं ना कई बार ट्रस्ट जब टूटता है तो उसके बाद ऑल्टरनेट ऑप्शंस इंसान खोजने लगता है, और ऑल्टरनेट ऑप्शंस विश्वास मानिए दुनिया में बहुत होते हैं। तो जिसने ट्रस्ट तोड़ा ये उसकी गलती कि उसने ट्रस्ट तोड़ दिया, बच्चा का नुकसान नहीं होगा, बच्चा तो अपना कुछ और अब बेहतर ऑप्शंस खोज के आगे निकलेगा। तो मैंने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस बताए हैं बच्चों को इस स्टडी अब्रॉड चैनल पे कि भैया इटली कैसे जा सकते हो, सिंगापुर में कैसे पढ़ाई हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जापान में कैसे पढ़ाई हो सकती है, और इन सारे जगहों पे देखो लिखा हो ना गवर्नमेंट गिविंग 8 लाख रुपीज टू स्टडी इन जापान। एक्चुअली में ये ट्रू बात है, सरकार बच्चों को प्रेरित कर रही है। भारत की सरकार ऑब्वियसली नहीं करेगी, बट जापान की सरकार प्रेरित कर रही है कि आप हमारे यहां आइए और हमारे यहां आके पढ़िए, हम आपको पूरा फ्री पढ़ाएंगे, स्कॉलरशिप देंगे, 8 लाख रुपए देंगे। यहां तक की बात कह रही है जापान की सरकार, और ऐसे बहुत सारी सरकारें हैं। और इसका अब मुख्य कारण यह है कि ये जो सारे देश हैं, जापान हो गया, उसके बाद आपका सिंगापुर हो गया, उसके बाद चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे देश, इनमें दो चीजें हैं। पहला कि इनमें पब्लिक एजुकेशन फ्री है, मतलब जो भी सरकारी संस्थान है वहां पर पढ़ाई पूरी तरह से फ्री होती है, कोई पैसा नहीं देना होता है। और दूसरी बड़ी बात, सरकार इसलिए बच्चों को बुलाना चाह रही है क्योंकि इनके देश बूढ़े हो रहे हैं। बूढ़े हो रहे हैं मतलब यहां पर अधिकांश आबादी 60 साल से ज्यादा की हो रही है। तो चूंकि युवा लोग कम हो रहे हैं देश में, इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। ये सारे ऐसे देश हैं जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं। जापान यूएसए से भी 20 साल आगे माना जाता है। जापान जैसा देश 65% आबादी, 60 से 65% आबादी यहां पे 60+ वाली है। सोच कर देखिए, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री अगर बूढ़ा हो गया तो वो दुनिया के मैप से खत्म हो जाएगा। और इसीलिए सरकार परेशान है, वो चाहती है कि बाहर के बच्चे आए हमारे यहां, हम उनको फ्री पढ़ाएंगे, सब कुछ देंगे, नौकरी देंगे, पैसा देंगे, सब देंगे, आप हमारे यहां आके पढ़ो, यहां नौकरी करो, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था जिंदा रहे। और इसीलिए अभी ऐसा माहौल चल गया है, एक दौर चल गया है कि स्टडी अब्रॉड के बड़े सारे कंट्रीज ओपन हो गए हैं और सारे कंट्रीज खुले बाहों से भारतीयों को खासकर बुला रहे हैं। और इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा बच्चे हैं, सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत के अंदर है। भारत की 60% से ज्यादा आबादी 40 साल से कम उम्र की है, 35 साल से कम उम्र की है। 60% बहुत बड़ा नंबर होता है। 148 करोड़ का पॉपुलेशन है, 150 करोड़ में 60% का मतलब होता है 90 करोड़। 90 करोड़ युवा जनता होना, 90 करोड़ तो लोगों का पॉपुलेशन नहीं होता। फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है पॉपुलेशन में, सेकंड लार्जेस्ट चाइना है 141 करोड़ के साथ, और थर्ड लार्जेस्ट कौन है पता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 35 करोड़ की जनता है। मतलब हमारे पास 3 यूनाइटेड स्टेट्स जैसे जितने लोग हैं, सिर्फ युवा, बूढ़े को तो हटा दो, इतनी आबादी है। और इसीलिए ये सारे कंट्रीज बुला रहे हैं। स्टडी अब्रॉड में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये मैं 2025 वाले बच्चों को बताया हूं इस बार, क्योंकि 2025 वाले बच्चों के साथ बहुत ही सारा कहते हैं ना धोखेबाजी और फरेब, बड़े सारी जैसी चीजें हुई हैं, तो इसलिए बताना जरूरी भी था, तो मैंने ये बताया है। तो ये पहली जानकारी है आपके लिए। चूंकि खबर अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने सोचा आखिरी में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आखिरी में बताऊंगा तो अंत भला तो सब भला नहीं के हो पाएगा। तो अंत मेरे को भला करना था, इसलिए आपको आखिरी में कुछ अच्छा ही बताकर जाऊंगा, ताकि जेईई 2026 और 27 के लिए भरोसा बना रहे। जरूरी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस की। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बड़ा बदलाव आया है कि सीबीएसई प्लान कर रही है कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन साल में 2 बार कराए जाएंगे। आपने शायद ये न्यूज पहले सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। ये है ऑफिशियल सर्कुलर, 25 फरवरी 2025 को रिलीज किया गया है। और इस सर्कुलर में यह कहा गया है कि सीबीएसई अभी एक ट्रायल बेसिस पे इसको करना चाहती है। उन्होंने पहले ट्रायल किया था कुछ स्कूलों पे, वो सक्सेसफुल निकला, तो अब वो पूरे इंडिया में लाना चाहती है। लेकिन पहले उन्होंने रूल्स निकाल के पब्लिक फीडबैक मांगा है। पब्लिक फीडबैक मतलब उन्होंने बोला रूल कुछ ऐसा होगा कि सीबीएसई के जो एग्जाम कराए जाएंगे साल में 2 बार होंगे। पहली बार एग्जाम होगा 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में, ये फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन होगा। जो बच्चा इसमें बैठना चाहता है इसमें बैठ सकता है, और बोर्ड एग्जामिनेशन जैसा अभी हो रहा है, अभी भी ऐसे ही इसी डेट के बीच में होता है, उस वक्त भी वैसा होगा।
लेकिन सीबीएसई ने बोला कि हम दूसरी बार बच्चे को एक बार और मौका देंगे, वो होगा 5 मई से 20 मई के बीच में। और ये खास कर इसलिए लाया गया है क्योंकि अधिकांश एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन खासकर जेई और नीट मई के पहले होते हैं, ठीक है, अप्रैल के टाइम में। तो सीबीएसई का कहना है कि हम इस टाइम पे बोर्ड एग्जामिनेशन रखेंगे ताकि बच्चा फ्री होकर आराम से बोर्ड एग्जामिनेशन पे ध्यान दे। और कुल मिलाकर अभी 10, और ये जो चेंजेस लाए जाएंगे सबसे पहले मुख्यतः 10वीं में लाए जाएंगे, और एक साल 10वीं में चलने के बाद अगली साल 12वीं में लाए जाएंगे। तो उम्मीद है कि साल 2026 के लिए 10वीं में ये चेंजेस होंगे और साल 2027 वाले में 12वीं के लिए चेंजेस होंगे। तो जो बच्चा जेईई 2027 को टारगेट कर रहा है, जेईई 2027, हो सकता है, उम्मीद है कि उस बच्चे को 12वीं में 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अब 10वीं में आपको बता दूं कि अभी तक जो 10वीं 2026 में 26,60,000 बच्चे रजिस्टर किया करते थे, पिछले साल तक का डेटा है। और 18+16 18 दिन एग्जामिनेशन पहली बार में होगा, दूसरी बार में 16 दिन का एग्जामिनेशन होगा, टोटल 34 दिन एग्जामिनेशन चलेंगे और 84 सब्जेक्ट ऑफर किए जाएंगे 10वीं वाले बच्चों को। तो आपको बता दूं ये सारे अपडेट्स दिए गए हैं 10वीं वाले बच्चों के लिए, बट हम 10वीं वाला अपडेट इसलिए देख रहे हैं कि ऐसा ही अपडेट 12वीं में भी होगा। सब्जेक्ट्स बदल जाएंगे बस, बट ये सारी चीजें सेम रहेंगी क्योंकि आपको पता होगा 10वीं और 12वीं का एग्जाम एक ही साथ चलता है बोर्ड का भारत में। और अबाउट 1,72,90,000 कॉपियां जांची जाएंगी इन 34 दिन के एग्जामिनेशन में। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज होने वाला है और अपने आप में बहुत मैग्नानिमस काम होने वाला है, क्योंकि 2.25 करोड़ कॉपियां जांचना, उनको इवैल्यूएट करना, उन पर नंबर बैठाना आसान नहीं होगा। पर सीबीएसई ने यह फैसला लिया है, चलिए अच्छा लिया है जो भी लिया है, क्योंकि 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होगा तो बच्चों का भला होगा कुछ ना कुछ। तो आपको बता दूं इसमें कुछ जो पॉलिसीज जो ड्राफ्ट की गई हैं, जिस पे पब्लिक का फीडबैक मांगा गया है कि भैया पब्लिक बताए कि इसमें सही है, गलत है, कुछ चेंजेस आपको लग रहे हैं, तो आप लोग फीडबैक देने के लिए मुक्त हैं। तो इसमें कहा गया है कि भैया बोर्ड एग्जामिनेशन 2 बार होगा साल में, फरवरी में होगा और 1 बार मई में होगा, पहला चीज कहा गया। दूसरा बात कि स्टूडेंट चूज कर सकता है कि किस में अपीयर करना है, या तो वो दोनों में से किसी एक में अपीयर कर ले या दोनों में अपीयर कर ले, कोई इशू नहीं है। अगर वो दोनों में करता है या एक में करता है, उसके हिसाब से कोई नो पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड, कोई पेपर आपका मार्कशीट नहीं इशू किया जाएगा, सब कुछ डिजी लॉकर में दिया जाएगा। डिजी लॉकर सरकार का एक ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप रिलीज किया है, बहुत पहले रिलीज किया था, जिसमें सारे सरकारी दस्तावेज रखे जा सकते हैं। तो आज के डेट में लोग दस्तावेज गुम जाते हैं, तो आपके दस्तावेज कभी ना गुमे, इसलिए डिजी लॉकर बनाया गया है ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स सेफ रहें। तो रिजल्ट डिजी लॉकर में पब्लिश किया जाएगा, कोई मार्कशीट नहीं आएगी। तो ये भी चक्कर खत्म कि मार्कशीट जब आएगी तभी हम किसी एग्जाम में जा पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद क्या था, दिस कुड बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू क्लास 11th एंड इफ स्टूडेंट डज नॉट विश टू अपीयर सेकंड एग्जामिनेशन। उसके बाद ऑल द कैंडिडेट्स विल बी इशूड डॉक्यूमेंट्स आफ्टर सेकंड। आपका रिजल्ट तभी आएगा जब दूसरा वाला अटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब मई का एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, भले आप चाहे मार्च में एग्जाम दिए हो, चाहे मार्च और मई दोनों का एग्जाम दिए हो। प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जामिनेशन सिर्फ एक बार होगा, प्रैक्टिकल आपको एक ही बार देना होगा। मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट विल हैव मार्क्स सिक्योर्ड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड सेकंड एग्जामिनेशन, और इन दोनों में से जो बेटर होगा, तो ऑल्सो द बेटर ऑफ द 2 मार्क्स विल ऑल्सो बी मेंशन इन द मार्कशीट। तो दोनों में से जो बेटर होगा वो भी मार्कशीट में मेंशन किया जाएगा। यहां तक की बात सबको क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना, सबको क्लियर है भाई? अब सर प्राइवेट फॉर्म में महाराष्ट्र बोर्ड से बिहार के जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस दे सकते हैं ना? काउंसलिंग में या एडमिशन में प्रॉब्लम कुछ आएगा नहीं? क्यों आएगा भाई, महाराष्ट्र से तुम जेईई मेंस में एडवांस बिल्कुल दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई हैज रिलीज द ड्राफ्ट स्कीम फॉर पब्लिक फीडबैक, तो द फाइनल पॉलिसी विल बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव्ड। तो अभी ये फाइनल नहीं आया है, बट मोटा मोटी इसी के आसपास आएगा। अब दूसरा चीज, 12वीं के चांसेस दैट इट कैन गेट इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 26 में 10वीं में इंप्लीमेंट होने का चांस है और 27 में 12वीं में। अब दूसरी चीज सिलेबस रिडक्शन पे बात करता हूं। सिलेबस रिडक्शन पे ये बात करता हूं कि सिलेबस रिड्यूस किया गया था। कब किया गया था? 3 नवंबर 2023 को 3 नवंबर 2023 को जेईई मेंस का सिलेबस रिड्यूस किया गया। क्या किया गया?
पहले फिजिक्स में 21 चैप्टर थे, एक चैप्टर हटा दिया गया। केमिस्ट्री में टोटल 28 चैप्टर थे, उसमें से 8 चैप्टर हटा दिया गया, 20 चैप्टर बचे जेडब्ल्यू में। और मैथमेटिक्स में 16 चैप्टर थे पहले, उसको 2 चैप्टर घटाया गया, 14 चैप्टर हो गए। ठीक है, तो सिलेबस रिड्यूस किया गया था 3 नवंबर 2023 को। अब 3 नवंबर 2023 को सिलेबस तो रिड्यूस किया गया, लेकिन जेई 2024 में बहुत सारे सवाल, 27 जनवरी 2024 को जेई का पेपर हुआ था, बहुत सारे सवाल, भर भर के सवाल पूछे गए डिलीटेड टॉपिक से। ये जितने टॉपिक्स डिलीट किए गए थे, जो जो चैप्टर्स टॉपिक्स डिलीट किए गए थे न्यू सिलेबस में, वो सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स पूछ दिए गए। कुल मिलाकर इतने सारे सवाल थे, मतलब ये सारे सवाल तो एग्जांपल दे रहा हूं, कुल मिलाकर 600 सवाल पूछे गए थे। जेई 2024 में 600 सवाल पूछे गए थे। 600 में से 63 सवाल डिलीटेड टॉपिक से पूछे गए। मतलब मोर देन 10% क्वेश्चंस पूछे गए डिलीटेड टॉपिक से। समझ पा रहे हो? 10% से ज्यादा। तो अच्छा खासा सवाल पूछा गया था डिलीटेड टॉपिक से साल 2024 में। 2024 में चूंकि जेई ने ऐसा किया, 23 में सिलेबस घटाया, फिर 24 में धोखेबाजी की, इसकी वजह से बच्चों का भरोसा उठ गया जेई से। लोग सोचे कि नहीं यार ये गलत है, और इसीलिए 2025 में अभी जो इस साल का एग्जाम हुआ था, हर बच्चा डिलीटेड टॉपिक पढ़ के गया था। परंतु अच्छी बात यह हुई कि इस बार अराउंड 5 क्वेश्चन, सिर्फ 600 में से 5 सवाल, इस बार भी नहीं 600 नहीं आए थे, इस बार तो टोटल 19 शिफ्ट हुए थे। तो 19 शिफ्ट हुए थे और 19 में से सब में 75 सवाल पूछे गए। तो आप मान लो 20 मोटा मोटी, 20 इंटू 75, तो 75, 150, 1500, नहीं 1 मिनट, 20 हुआ ना, हाँ ऊपर नीचे, 2025 तो 20 हुए, 600, 600, 1200, पिछले बार 1200 थे, इस बार 1500 थे, 75, 20 ही हुए ना यार। 5 दिन 10, 9, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इतने ही हुए। तो अराउंड 5 सवाल पूछे गए। तो इस बार काफी कम सवाल पूछे गए थे, मतलब लेस देन 1%। तो लेस देन 1% सवाल आउट ऑफ सिलेबस आया, तो इतना तो एक्सेप्टेड रहता है। और वो भी कहां से आया? पोटेंशियोमीटर, कार्नोट इंजन, रेडियो एक्टिविटी, न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग, जो दूसरे तरीके से बनाए जा सकते थे। तो अब 2025 में ऐसा लग रहा है कि जेडब्ल्यू ने अपना जो नया सिलेबस दिया था 2023 में, ये वाला, ये सिलेबस फॉलो कर रहा है जो न्यू वाला है। तो अब जो बच्चा 2026 और 27 वाला है, उसको मैं कह सकता हूं बेस्ड ऑन द फीडबैक कि बेटा 2024 में तो हो सकता है तुरंत अप्लाई किया था 3 नवंबर को, तो 3 नवंबर से 27 जनवरी में टाइम नहीं मिला होगा। परंतु 2025 में इन्होंने सवाल नहीं पूछा है, तो ये अच्छी बात है। तो 2026 में सारे बच्चे न्यू सिलेबस को कवर कर सकते हैं कि न्यू सिलेबस से आप पढ़ाई करें, यह आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि न्यू सिलेबस रिड्यूस सिलेबस है, कम आपको पढ़ना होगा, और कम पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा आपके नंबर आएंगे। क्लियर? अब जेई 2026 और 27 शुड यू स्टडी द डिलीटेड टॉपिक्स? तो अब आई वुड से स्टडी द डिलीटेड टॉपिक्स नो, लीव द डिलीटेड टॉपिक्स यस। आप डिलीटेड टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि आपको बता दूं, These deleted topics are still in JEE Advanced syllabus। तो जो बच्चा सिर्फ मेंस पे फोकस कर रहा है, उसके लिए ये सही बात है। मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ जेई मेंस पे फोकस कर रहा है और उसका टारगेट है कि बस एनआईटी मिल जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, वो बच्चा डिलीटेड सिलेबस को ना पढ़े। परंतु अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको श्योर है कि सर मेरे को लंबा जाना है, मेरे को आईआईटी जाना ही जाना है, जेई एडवांस करना ही करना है, उस बच्चे को डिलीटेड टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए एंड शुड स्टडी द डिलीटेड टॉपिक्स। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जेई एडवांस से ये टॉपिक्स नहीं डिलीट किए गए हैं, सिर्फ मेन से डिलीट किए गए। क्लियर है भाई इस बात को? आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल पे। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है, क्या है, वहां कुछ बदलाव आया है। तो आपको बता दूं, साल 2023 की बात है, 24 की बात है और 25 की बात है। फिजिक्स जनरली इजी टू मीडियम, इजी टू मीडियम, इजी टू मीडियम, ऐसा ही पूछा जा रहा है बार बार। केमिस्ट्री की बात करें, इजी टू मीडियम, इजी टू मीडियम, इजी टू मीडियम, ऐसा ही पूछा जा रहा है यहां तक, जनवरी तक। लेकिन अभी फरवरी में कुछ हुआ था, मतलब अप्रैल में कुछ हुआ था, बताते हैं। मैथमेटिक्स हर बार मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ और लेंदी ही पेपर आ रहा है। पिछले 3 साल से तो हर साल पेपर लेंदी आता है। लेंदी मतलब बच्चा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है मैथमेटिक्स में, सवाल इतने लंबे होते हैं। तो इसके हिसाब से आप एक बात समझ सकते हैं कि इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है कि फिजिक्स का पेपर आसान आएगा, केमिस्ट्री का पेपर आसान आएगा, मतलब ज्यादा सवाल बनाने हैं, तो यहां पर स्पीड का गेम चलेगा। पर मैथमेटिक्स में सवाल हमेशा टफ आता है और लेंदी आता है, तो आपको एक्यूरेसी का गेम चलेगा। यहां पर आपको ज्यादा समय में कम सवाल बनाने हैं, बट वो सही बनाने हैं। यहां पर आपको कम समय में ज्यादा सवाल बनाने हैं, ठीक है। अब अप्रैल 2025 में इन्होंने सारे समीकरण पलट दिए।
फिजिक्स को तो इजी टू मीडियम ही रखा, परंतु केमिस्ट्री जो हर साल इजी टू मीडियम आ रहा था, इस बार मीडियम से लेकर स्लाइटली टफ लेवल पे लेकर गए, और जिसकी वजह से केमिस्ट्री जिसकी वजह से जो हमेशा आसान होता था, चूंकि इन्होंने पैटर्न बदल दिया, तो बच्चे एकदम गूगली पे बोल्ड हो गए और अधिकांश बच्चों के नंबर कम हो गए इसमें। और इसकी वजह से और आपको एक और बात बता दूं, केमिस्ट्री यहाँ पर लेंदी भी पूछे थे, तो इसकी वजह से सारे बच्चों का कट ऑफ और नंबर मैसिवली नीचे डाइव किया, और नीचे डाइव करके सबके जो कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन धराशायी हो गए। तो ये चीज हुई थी केमिस्ट्री में। मैथमेटिक्स तो अगेन सेम ही आ रहा है, मॉडरेट टू टफ लेवल लेंदी पेपर के साथ। तो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में चेंजेस नहीं हुए, बट केमिस्ट्री में इस बार इन्होंने चेंजेस किया, सवाल आसान नहीं पूछे। तो आप तैयारी जब कर रहे होंगे तो इस चीज को दिमाग में लेकर चलिएगा कि भाई अब केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों टफ आ सकता है। क्लियर है भाई? आने के लिए तो फिजिक्स भी टफ आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, परंतु जो पिछले साल का ट्रेंड था वो बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिफिकल्टी ट्रेंड के हिसाब से कट ऑफ में भी बदलाव होंगे। तो साल 2025 का जनवरी और 2025 का अप्रैल दोनों देखिए, आप देखेंगे, देखो 62 से 76 मार्क्स थे 99 परसेंटाइल के लिए, और कट ऑफ था 42 से 53 पे, लेकिन ये 62 से 76 सीधा 57 टू 70 आ गया। देख रहे हो, मार्क्स गिर गया। क्यों? क्योंकि अप्रैल में पेपर टफ कर दिया इन्होंने। और यहां पर जो कट ऑफ 42 से 53 था, ये भी घट गया, और ये भी घट के मार्क्स कम हो गए। समझ पा रहे हो? तो ओवरऑल केमिस्ट्री का इन्होंने लेवल काफी चेंज कर दिया है और उसको डिफिकल्ट बना दिया है, जिसकी वजह से अब बच्चों को मुश्किल हो रही है केमिस्ट्री में नंबर हासिल करने में। तो आप भी इस तरीके से तैयारी कीजिएगा कि केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ गए। अब आपको बताते हैं, अ मॉडरेट शिफ्ट बिकम्स द टफ शिफ्ट। ये चीज हुआ क्या? ये बच्चा लिख रहा है, अपने शब्दों में समझा रहा है, आप भी जरा देखिए, आपको समझ आएगा। एक बच्चा है, ये अभी मेरा एक वीडियो था उसी पे ये कमेंट किया था। आई वॉज इन शिफ्ट 1 ऑफ 2 अप्रैल। 2 अप्रैल शिफ्ट 1 की बात हो रही है, 2 अप्रैल शिफ्ट 1। इसमें I think like me, many of them attended chemistry first, and in our shift, chemistry was not like we expected. It was difficult and tricky. But I accept that maths and physics was little easy than January attempt. But because we could not do chemistry better, our confidence became down. On the other subject, also, I think this is explanation of our shift. हुआ क्या था आपको बता दूं कि भैया 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में बच्चों के नंबर बड़े खराब आए, लेकिन इसमें मार्क्स और कट ऑफ था ना, वो हाई चला गया। तो बच्चों को लगा यार हमारे मार्क्स खराब आए क्योंकि पेपर बहुत टफ था। मार्क्स कम तो तभी होता है ना जब पेपर टफ है। तो जब पेपर टफ है तो सबका कट ऑफ नीचे जाना चाहिए ना, लेकिन इस 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का देखो, हाँ शिफ्ट 1 का कट ऑफ बहुत नीचे नहीं गया। तो बच्चों को लगा ये कैसे हो गया, हमारे साथ धोखा हुआ, लगता है पेपर में धांधलेबाजी हुई है। परंतु ये बच्चा वही बता रहा है कि 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में हुआ क्या था कि केमिस्ट्री मेजॉरिटी 90% बच्चा केमिस्ट्री सबसे पहले अटेंड करता है, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे आसान आता है। तो यहां पर भी 90% बच्चा केमिस्ट्री सबसे पहले अटेम्प्ट किया था, लेकिन केमिस्ट्री में त्राही करा दिया जाए, सबसे टफेस्ट केमिस्ट्री पूछा। अब जब बच्चा टफेस्ट केमिस्ट्री देखा और वो सोच रहा था यहाँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग होगा, तो बच्चे का मोराल टूट गया। मोराल टूटने की वजह से अब जब पहला सब्जेक्ट तुमने उठाया और वो पूरे सब्जेक्ट में तुम धड़ाम से गिर जा रहे हो, तो तुम्हारा मोराल टूट जाएगा। मैथ्स और फिजिक्स भी इसकी वजह से अच्छा नहीं हो पाया और ओवरऑल मार्क्स सीधा गिर गए सारे बच्चों के। तो इसकी वजह से ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट बन गया, और यही ये बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये बात मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप भी जब एग्जामिनेशन देंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जेईई एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज का एग्जामिनेशन नहीं है बेटा। नॉलेज तो अधिकांश बच्चा जो टॉप लेवल पे है, टॉप के 10% बच्चों में वहीं पे मेजर फाइट होती है। बाकी का 90% बच्चा तो कचड़ा है। तो 90% बच्चा तो कहीं कुछ नहीं लाई ही नहीं करेगा, वो तो बस आएगा 70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल अपना मार्क्स लेकर जाएगा। जो बच्चा 90 परसेंटाइल से ऊपर वाला है वो क्रीम बच्चा है और उसी में मेन फाइट है। तो 90 परसेंटाइल जो टॉप का 90 परसेंटाइल से ऊपर वाला बच्चा है वो बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है, फाइट वहां है। पर पता है वहां वो जो टॉप का 10% बच्चा है, हर बच्चा नॉलेजेबल है। तो फाइट वहां पे सिर्फ इस बात की होती है कि कौन सा बच्चा मेंटली बड़ा स्ट्रांग है। कठिन परिस्थितियों में भी अगर केमिस्ट्री इतना ज्यादा आसान आया और कठिन आया, फिर भी वो अपने आप को मजबूत बना के रखे कि अच्छा इस बार लगता है केमिस्ट्री में गूगली फेंका है जेई ने, मैं मैथ और फिजिक्स बनाऊंगा। कौन ऐसा बच्चा है जो समझदारी से इसको डील कर लिया, वही बच्चे का मार्क्स अच्छा आता है और वही बच्चा आगे चलकर क्वालिफाई करता है। तो जेईई एग्जामिनेशन मेंटल गेम बहुत बड़ा है।
सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, नॉलेज का गेम तो है ही है, बट नॉलेज के साथ साथ ये मेंटल गेम बहुत है। ठीक है, यहां तक की बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर बात समझ चुके हो तो मूविंग फॉरवर्ड, चौथा जो पॉइंट है वो जेईई 2025 का एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का या प्रीवियस ईयर्स का। तो मैं बता देता हूं क्या एनालिसिस रहा है। स्टूडेंट का स्टैटिस्टिक्स कुछ ऐसा रहा है। साल 2023 में 11,62,000 बच्चे बैठे थे, 14,76,000 2024 में बैठे, और 15,39,000 2025 में बैठे। नहीं, रजिस्टर किए, सॉरी, बैठे नहीं, रजिस्टर किए। तो चलो रजिस्ट्रेशन साइड रखते हैं। यहाँ 11,62,000 में से 11,13,000 बच्चा, मतलब 50,000 बच्चा भाग गया रजिस्ट्रेशन के बाद, एग्जाम में नहीं आया। यहाँ 11 लाख के बाद यहाँ 14 लाख बच्चा बैठा, यहाँ पे भी करीबन 60,000 बच्चा भाग गया। देख रहे हो, यहाँ 50,000 माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ 60,000, 60,000 बच्चा भाग गया। फिर 14,15,000 से यहाँ पे 14,75,000 हुआ, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख 1.35 सवा लाख बच्चा से ज्यादा बच्चा भाग गया। और आपको एक बात और बता दूं, देखो हर साल बच्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। 11 लाख, उसके पहले पता है 9 लाख था, तो 9 लाख से 11 लाख हुआ था, 11 लाख से 14 लाख हुआ था, 14 से एक्सपेक्टेड था इस बार कम से कम 16-17 लाख बच्चा होना चाहिए, लेकिन बच्चा सिर्फ 14,75,000 हुआ। इससे एक बात और समझ में आ रही है कि बच्चा अब धीरे धीरे जेईई की तरफ थोड़ा कम रुझान कर रहा है। अब कारण क्या है वो नहीं पता, वो शायद हो सकता है एनटीए ने इतना सब कुछ किया है उसके कारण से हो रहा है, या बच्चे को स्टडी अब्रॉड का ऑप्शंस बहुत अच्छे मिल रहे हैं उसलिए हो रहा है, या बच्चा प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा रहा है, या बच्चा आर्ट्स ले रहा है, या कॉमर्स चला जा रहा है, पता नहीं। मतलब वो धीरे धीरे जैसे जैसे और मैं सेशंस करूंगा और डेटा में घुसूंगा तब समझ में आएगा। पर एक बात दिखी है जरूर कि बच्चा यहां पर थोड़ा सा ज्यादा छिटका है, ज्यादा बच्चा भागा है पेपर देने के बाद। मतलब 11,62,000 से आप मान के चलो यहाँ पे 3 लाख बच्चा बढ़ा, यहाँ पर करीबन 1 लाख बच्चा भी नहीं बढ़ा रजिस्ट्रेशन में। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग डेटा है। उसके बाद क्वालिफाइड तो हर साल सेम बच्चा होता है, 2.5 लाख के आसपास, 2-2.5 लाख में 1-2 हज़ार ऊपर नीचे होते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इंक्रीज किया है, बट बहुत मार्जिनल, बहुत लो नंबर से इंक्रीज किया है। अब जेडब्ल्यू का कट ऑफ देखो, जब जब बच्चा बढ़ेगा तो कट ऑफ और हाई होगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ज्यादा बच्चा है तो कंपटीशन ज्यादा है, तो ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। पर हुआ क्या, अनरिजर्व्ड कैटेगरी दिखा रहा हूं, साल 2023 में 90.77 परसेंटाइल, 93.23 परसेंटाइल, पर आश्चर्यजनक तरीके से इस बार परसेंटाइल घट गया। अब इसका भी कारण अभी तक समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे धांगलेबाजी हुई है सर, एनटी ने गड़बड़ किया है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि फैक्चुअली अगर देखोगे तो अगर बच्चा बढ़ा है, एक बच्चा भी अगर बढ़ा है ना, तो कट ऑफ नीचे नहीं जा सकता। मतलब क्योंकि ये जो कट ऑफ है ना, मैं कभी आपको और डिटेल में बताऊंगा, जेडब्ल्यू का जो कट ऑफ है वो कभी भी ईज ऑफ पेपर पे या टफनेस ऑफ पेपर पे डिपेंड ही नहीं करता। टफनेस और पेपर और ईज ऑफ पेपर से मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये जो परसेंटाइल है ये प्योरली 100% नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो ये बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घटेंगे तो ये घट जाएगा। पर इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं। देखो भले 50,000 60,000 बच्चा ही बढ़ा है, बट बढ़ा है ना, 60,000 बच्चा भी बच्चा होता है भाई। 60,000 बच्चा बढ़ने के बावजूद यहाँ पे परसेंटाइल घट गया, ये बात अभी तक नहीं पता चली है। ये स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा सा कंसर्निंग है। हम लोग भी लगे हुए हैं कि भैया क्यों घट गया परसेंटाइल, ऐसा घट कैसे गया अपने आप अचानक। तो ये एक मसला है। फिर जेडब्ल्यू का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल होता क्या है, 93%, जैसे ये है कट ऑफ 93 परसेंटाइल, तो आप मान सकते हो मोटा मोटी शायद आपके टाइम पे भी 93 परसेंटाइल रहेगा, उसी के आसपास। एक परसेंटाइल सेफर साइड के लिए ज्यादा लेकर चलो, अपने सिलेक्शन होना है तो भाई टारगेट उठाओ 94 या 95 परसेंटाइल का, तब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो अगर आप 94-95 परसेंटाइल का टारगेट लेते हो तो देखो जरा ध्यान से 93 परसेंटाइल पे क्या रहा है कट ऑफ। तो साल 2023 दिख रहे हो 99 परसेंटाइल और कट ऑफ। 99 परसेंटाइल क्यों लेते हैं यहाँ पर, 99 परसेंटाइल पे माना जाता है कि फॉर श्योर है कि कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो उसको एनआईटी मिल ही जाएगा, और ज्यादा चांसेस हैं कि कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो अच्छी ब्रांच, अच्छा एनआईटी आपको 99 परसेंटाइल पे मिल जाता है। और कट ऑफ वो मार्क्स होता है जिसपे आप मेंस क्वालिफाई करते हो और एडवांस एग्जामिनेशन लिखने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो हर बार वो नंबर देखो, 75 नंबर, और सारे नंबर आउट ऑफ 300 है, क्योंकि 300 नंबर का पेपर होता है जेईई का। 300 में 75 नंबर चाहिए था, 75, 75, 76, 83, 89, सबसे ज्यादा चाहिए था 106। 2023 की बात कर रहे हैं, जनवरी अटेम्प्ट में। तो सबसे ज्यादा जो सबसे आसान पेपर था वो था 106 नंबर उसमें चाहिए था बच्चे को, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए। और जो सबसे कठिन पेपर था वो कठिन पेपर था 72 नंबर, 72 मार्क्स।
सबसे कठिन पेपर में 72 नंबर चाहिए था, सबसे आसान पेपर में 106 चाहिए था टू क्लियर द कट ऑफ। 99 परसेंटाइल लाने के लिए क्या चाहिए था? सबसे कठिन पेपर था 155 नंबर लाना पड़ा, और सबसे आसान पेपर में 192 लाना पड़ा, 192 आउट ऑफ 300। ये है साल 2023 जनवरी अटेम्प्ट। अब वहीं 2023 में अप्रैल में देखो तो यहां पर भी तुमको दिखेगा 200 नंबर 99 परसेंटाइल पे अगर फोकस करें तो, क्योंकि 99 परसेंटाइल मेजॉरिटी बच्चा लाना चाहता है, 200 नंबर लाना पड़ा सबसे आसान पेपर में। सबसे कठिन में 161, सबसे कठिन में कितना? 161, 161। देख पा रहे हो क्या सारे? ये 161। और यहीं पे बात करें अगर 2024 की, तो 2024 में सबसे आसान में 235 लाना पड़ा और सबसे कठिन में 156। देख रहे हो मार्क्स कैसे बढ़ रहा है? 200 से 235, यहां पर 106, 106 से 200, 200 से 235। देख रहे हो पेपर बहुत आसान हो रहा था, कंटिन्यूअसली आसान बनाया जा रहा था कि भैया पेपर आसान होते 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 इतना आसान हो गया कि बच्चा 300 में 235 लाने लगा 99 परसेंटाइल के लिए। ठीक है, यहां तक समझ गए? अच्छा, और इवन जो कठिन सबसे कठिन पेपर था वो भी आसान हो गया, 72 से 161, 161 से 156। क्लियर? अब आपको बताता हूं इवन 2024 में अप्रैल अटेम्प्ट में देखो 215, समझ रहे हो, 99 परसेंटाइल के लिए। फिर फाइनली आता है 2025। 2025 में सारी चीजें वापस सेट कर दी गई, वापस सेट कर दी गई मतलब अब बच्चे को सबसे आसान पेपर में 200 नंबर लाना पड़ा इस बार 99 परसेंटाइल के लिए, और यहां पर भी 203। तो आप मान सकते हो कि 200 के आसपास का नंबर होगा 99 परसेंटाइल का इजीएस्ट पेपर में। इजीएस्ट पेपर में बच्चे को 200 के अराउंड नंबर लाना पड़ सकता है फॉर 99 परसेंटाइल। और टफेस्ट पेपर जो होगा वो टफेस्ट पेपर में बच्चे को 148 यहां पर है और यहां पर 172 की आवश्यकता है। तो ये 148 172 आप सेफर साइड मान लो 180। तो अगर टफेस्ट पेपर भी है, टफ पेपर भी है, तो इसमें आपको 180 नंबर लाना पड़ सकता है फॉर गेटिंग 99 परसेंटाइल। ये कट ऑफ वाला नंबर नहीं है बेटा, ये 99 परसेंटाइल वाला है। टारगेट करना ही है तो ऊपर वाले को टारगेट करो ना, छोटा नंबर क्यों टारगेट करना चाहते हो? ठीक है, तो ये आपका टारगेट बन सकता है। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी वर्सेस अप्रैल अटेम्प्ट कैसा रहता है? हर साल जनवरी भी होता है, अप्रैल भी होता है। आपको दोनों के लिए तैयारी करना चाहिए या किसी एक के लिए, या दोनों में से क्या फायदा नुकसान है? तो आपको बता दूं हर बार क्या होता है, जनवरी में और अप्रैल में, जनवरी में जो भी नंबर लाना पड़ता है बच्चे को, अप्रैल में उससे ज्यादा लाना पड़ता है। देखो टफेस्ट पेपर में 155 था, यहाँ 161 हो गया। टफेस्ट इजीएस्ट पेपर में 192 था, यहाँ पे इजीएस्ट में 200 हो गया। हर साल ऐसा होता है, ये बढ़ जाता है। देखो बढ़ा है, बढ़ा है, हर बार बढ़ता है। ऐसा क्यों बढ़ता है? बहुत कॉमन सा माइंडसेट काम करता है कि होता क्या है, जब जनवरी में बच्चा पेपर दे रहा होता है तो उसके ऊपर टेंशन बहुत होता है। क्यों टेंशन होता है? टेंशन वो 2-3 चीज़ों का होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन का होता है टेंशन सबसे पहले, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, उसके बाद बच्चे को टाइम कम मिलता है। तो ये सारे चीज़ों की वजह से बच्चा बहुत टेंशन में रहता है, और इसीलिए जनवरी में हमेशा उसका परफॉर्मेंस खराब होता है। हर बच्चे का ऐसा है, 90% बच्चों का। अप्रैल में क्या होता है, ये सारी चीज़ें मतलब रिवर्स हो जाती हैं। कैसे? बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाते हैं, सिलेबस पूरा हो जाता है, टाइम ज़्यादा मिल जाता है, तो इसकी वजह से बच्चा बहुत ही रिलैक्स माइंड से पेपर देता है, और रिलैक्स माइंड से पेपर देता है तो उसके नंबर ज़्यादा आते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अप्रैल में सबके ज्यादा आते हैं। ऑल स्टूडेंट्स गेट मोर मार्क्स, ऑल स्टूडेंट्स गेट मोर मार्क्स, और इसीलिए अप्रैल में अच्छा परफॉर्म करना कठिन हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि सबके नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो हेंस जो बच्चा चतुर होता है वो जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट करता है कि भैया मैं जनवरी में अच्छा करूंगा, क्योंकि जनवरी में बाकी बच्चे टेंशन में होंगे। तो जो चतुर बच्चा है वो अपनी तैयारी जनवरी तक अच्छी कर लेगा, ताकि जनवरी में उसका पेपर अच्छा जाए और वो कम मेहनत में अच्छे मार्क्स ले आए, अच्छा परसेंटाइल ले आए। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अगर आप बुद्धिमान हैं और आपके पास अभी समय है और अभी आप ये सेशन देख रहे हो, तो आपको जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट की वजह से आप बेटर कर पाओगे। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए अब आप बात करते हैं 5वां टॉपिक, दैट इज शिफ्ट इन चैप्टर वेटेज। चैप्टर वेटेज में भी बदलाव आया है। होता क्या है, जेडब्ल्यू ऐसा एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव ऐसा एग्जामिनेशन है कि इतने सारे जो चैप्टर्स हैं ना, टोटल 50 से ज्यादा चैप्टर्स हैं। ठीक है, 50 से ज्यादा चैप्टर्स हैं 11वीं 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के। अब 50 चैप्टर से 75 सवाल पूछ रहे हैं, तो 75 सवाल 50 चैप्टर से तो नहीं पूछेगा, ऐसा करता नहीं है जेईई, ऐसा एग्जाम नहीं है। तो जब 75 सवाल पूछ रहे हैं तो ये 50 चैप्टर से नहीं, बल्कि ऐसा करता है कि 15-20 मतलब 15 चैप्टर मैक्सिमम या 20 चैप्टर,
15 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जेडब्ल्यू में हर साल जिनका थोड़ा हाई वेटेज होता है, यहां से मेजॉरिटी सवाल आते हैं। मेजॉरिटी मतलब मान लो ये 15 चैप्टर से आपके 60 सवाल आ जाएंगे, 60 क्वेश्चंस, और रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस, 15 जो है ना 75 सवाल आने हैं, तो 60 सवाल आपके 15 चैप्टर से आ गए, और रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चंस हैं प्लस 15 सवाल और जो है ये आपके बचे हुए, मतलब जो बचा हुआ 35 चैप्टर है, 35 चैप्टर से आएंगे। तो बच्चा क्या करता है, मतलब ऐसे तो सजेशन सबको रहता है कि भैया हर बच्चे को करना ये चाहिए कि भाई पूरा पूरा पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आपको ये नहीं पता ना 75 में से आपको कौन सा आता है, हो सकता है आपको यही वाला आए, ये वाला ना आए, तो पढ़ के सबको जाना चाहिए। लेकिन अब आखिरी मोमेंट, पहला तो जेडब्ल्यू का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो बच्चा स्टार्टिंग से तो भैया अटखेली करते रहता है, नहीं पढ़ता है, टीचर मास्टर उसको बोलता रहता है नहीं पढ़ता है, बट आखिरी आता है, आखिरी मोमेंट पे फिर उसको लगता है अरे सर नहीं पढ़े, अब बता दो जल्दी से कहाँ से जल्दी पढ़ें। तो फिर उस टाइम पे बच्चे को यही बताया जाता है कि आप ये 15 चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे। तो हर साल बच्चा इस पे डिपेंडेंट होता है कि सर वो 15-20 कौन से चैप्टर से जहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। साल 2024 में मैंने ये बताया था, क्योंकि 2023 में 22 में इन्हीं 15 चैप्टर से वो 60 सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन 2025 में ये बदल दिया गया, और हर साल, मतलब हर साल नहीं, हर 4-5 साल पे, 3 साल या 5 साल कह लो, हर 4-5 साल पे जेडब्ल्यू क्या करता है ना, अपने पैटर्न को बदलता है। जिन 15 चैप्टर से वो सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहा है ना, ये 15 चैप्टर्स को धीरे धीरे बदलता है। तो आपको जैसे बता दूं कि ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का मैं वेटेज दिखा रहा हूं। तो देखो साल 2023 और 24 में ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 4 सवाल आ रहे थे, मतलब एक सवाल, 4 नंबर का मतलब एक सवाल आ रहा था, तो एक सवाल आ रहा था हर बार। लेकिन इस बार क्या देखा गया, मोस्ट ऑफ द पेपर में 2 सवाल आए, मोस्ट ऑफ द पेपर में। फिर कोनिक सेक्शन से 2023 में तो एक भी सवाल नहीं पूछा था, किसी किसी में एक पूछ दिया था, और 2024 में एक सवाल पूछा या फिर 2 सवाल पूछा, किसी किसी में 2। लेकिन 2025 में क्या देखा गया कि मेजॉरिटी पेपर में वो 3-3 सवाल पूछ दिया, तो इसका मतलब उसका वेटेज बढ़ा रहा। लिमिट कंटिन्यूटी में भी ऐसा ही हुआ, और बहुत सारों में घटाया भी। ठीक है, अब जैसे मान लो 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स में 12 से 16, 12 से 8 से 12, तो यहाँ पे 12 से 16 ही रखा है। तो कईयों में सेम रखा, कईयों में चेंज किया, बट ये चैप्टर का वेटेज अगर आपके पास होगा तो आपको कौन से चैप्टर्स पे पहले ध्यान देना है, इसमें आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो आप इसको अपने पास रखिएगा, इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, आपके लिए बहुत मददगार होगा। जैसे ही सेशन खत्म होगा, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में सेशन का PDF मिल जाएगा, जहां से आपको ये पूरी चैप्टर लिस्ट मिलेगी। क्लियर? ऐसा ही सेम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी, और फिजिक्स में भी चैप्टर्स का जहां जहां वेटेज चेंज हुआ है, बढ़ा है, घटा है, मैंने मार्क कर दिया है, और केमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो आप इसको अपने पास रखिएगा, क्योंकि वेटेज वेरिएशन हैव बीन ऑब्जर्व्ड एंड द बेस्ट थिंग टू डू इज टू ट्राई अचीव मैक्सिमम सिलेबस कवरेज। सब कुछ कवर कर लो, इसका टेंशन ही नहीं कि क्या किसका वेटेज ज्यादा है किसका कम है, सब कुछ कवर कर लो, सबसे बेस्ट है। समझ गए? चलिए जी, तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि 2026 और 27 वाले बच्चों को एक एक बात समझ आई होगी, और आज का यह सेशन यूजफुल रहा होगा। वो समझ पाए होंगे कि उनको तैयारी कैसे करनी है और अपने आप को स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन अपने आप में काफी अनप्रेडिक्टेबल है। इस अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन में प्रेडिक्शन करना और प्रेडिक्टेबिलिटी बनाना अपने आप में कठिन है। कोशिश कर रहा हूं, जहां तक हो पाएगा आपकी मदद करूंगा, पर इसके बावजूद मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा आपका रामबाण ये हो सकता है कि आप अधिकांश से अधिकांश सिलेबस कवर करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाएं और अपने आप को बहुत मजबूत करें, ताकि आपको इन प्रेडिक्शंस की आवश्यकता ना पड़े। ऑल्दो चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा कि हो सके इन केस अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए और आपका कुछ जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा तैयारी नहीं हो, तो आपको मदद भी यहां से मिलती रहेगी। ठीक है, और अपने आप को हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस एग्जामिनेशन में लड़ रहे हैं, जिस एग्जामिनेशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यह एग्जामिनेशन सिर्फ पढ़ाई से नहीं जीती जा सकती। ये मैं अपने सालों के तजुर्बे से कह सकता हूं, लिखित दे सकता हूं। यह एग्जामिनेशन पढ़ाई के साथ साथ एक मेंटल गेम भी है। यह एग्जामिनेशन ऐसे कई सारे गुगली फेंकता है बच्चों के सामने एग्जामिनेशन में, जब बच्चे को मानसिक तौर पर ज्यादा मजबूत होना जरूरी होता है, अन्यथा वो बच्चा वहीं टूट जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, और मैं इस चैनल पर आपको समय दर समय ऐसे सेशंस भी देता रहूंगा जिससे आप मानसिक तौर पर ज्यादा मजबूत बने। तो अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर कीजिएगा इस जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए, तो मेरा आज ये सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको समझ आया होगा, और आप सारे लोग वेदांतु स्टडी अब्रॉड चैनल पे भी सब्सक्राइब हो जाइए। वहां पर भी मैं बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज बच्चों को बताता रहता हूं। अगर आप में से किसी को ऐसा महसूस हो कि सर मेरी काबिलियत
और ज़्यादा है, मैं IIT से भी और अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सकता हूँ, तो आप स्टडी अब्रॉड के ऑप्शंस भी वहाँ से देख सकते हैं। मैं उस चैनल पे सारे ऑप्शंस बताता रहता हूँ, ठीक है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जेई मेड इजी को और स्टडी अब्रॉड को, और इन दोनों पे आपको बहुत सारे यूजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।